प्रेस मीट में क्या कहा है? मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। तो प्रधानमंत्री संकट की इस घड़ी में बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। वो देश को इस संकट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया आज संकट से घिरी हुई है तो वहां भारत एक नया रास्ता कैसे बनाए, कैसे अपने मित्र देशों के साथ मिलकर एक नए रास्ते पर चला जाए। लेकिन राहुल गांधी को यह सब बर्बादी लगती है। ये नौटंकी है राहुल गांधी के लिए, ये नेतृत्व नहीं है। फिर यह बताना चाहिए कि नेतृत्व होता क्या है भाई? क्या राहुल गांधी के पास कोई सेकंड थॉट है? अगर है तो देश के सामने रखें। डेमोक्रेसी में तो यह होता ही है, पब्लिक को सब कुछ तय करना होता है। पब्लिक को तय करने दीजिए। अगर मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो अगली बार पब्लिक नहीं चुनेगी। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां अपना विजन रखती हैं। आप भी रखिए, आप भी बताइए कि मोदी जी ये जो काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, ये काम कीजिए ऐसे। लेकिन नहीं, सामने वाला जो भी करे उसे कोसना है, उसे बुरा कहना है, मतलब नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है सिर्फ, और खुद यह बताना नहीं है कि मौजूदा ऊर्जा संकट और ट्रेड घाटा रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अब विपक्ष में आपको बताना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है देश के प्रति कोई। अरे बताएंगे तो देश की जनता को लगेगा देखिए राहुल जी कैसे प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं, अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन थॉट है या नहीं है, इसके बारे में कभी बात ही नहीं होगी। कांग्रेस के लोग पहले मोदी पर पर्सनल अटैक करते रहे, गाली देते रहे, अब गद्दार और नौटंकी तक कहने पर उतारू। खैर, मैं आपको यह बता रहा हूं कि पीएम मोदी की जो इटली की यात्रा हुई है उसका एक बड़ा मकसद आईमेक भी है। आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह क्या है, इससे क्या होगा और इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, यह सब कुछ आज आपको बताने वाला। आईमेक एक रणनीतिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है और इसका मकसद है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाना। आईमेक पोर्ट रेलवे, सड़क, सी रूट को आपस में जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के साथ एनर्जी पाइपलाइन भी बिछाने की योजना है। इसके अलावा इस रूट के साथ फाइबर ऑप्टिकल केबल का नेटवर्क विकसित करने का भी एक बड़ा प्लान है। आईमेक के 2 पोर्ट हैं, पूर्वी कॉरिडोर भारत से यूएई तक, उत्तरी कॉरिडोर यूएई से यूरोप तक। आईमेक में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ईयू शामिल है। आप सोचिए कि कितने बड़े प्लान्स और कितने बड़ी योजना पर काम हो रहा है, क्या क्या डीलिंग चल रही है। कल जब प्रधानमंत्री नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होने वाले थे तभी उन्होंने आईमेक पर कहा था कि मेरी इटली की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देना होगा, जिसमें विशेष रूप से भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि आईमेक पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी ऐसा ही। दुनिया को आईमेक की जरूरत क्यों पड़ रही है और भारत ने इस ग्लोबल रूट का इनिशिएटिव क्यों लिया है, अब यह भी आपको बताता हूं। दरअसल भारत ने आईमेक प्रोजेक्ट को चीन के बीआरआई के विकल्प के रूप में पेश किया। बीआरआई को प्राचीन सिल्क रूट का आधुनिक रूट कहा जाता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है ये। 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी शुरुआत। बीआरआई के तहत सड़क, सी रूट के जरिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ना ही चीन की सबसे बड़ी कोशिश है। भारत के आईमेक ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट को कैसे झटका दिया है, यह बात तब साबित हुई जब इटली ने चीन से इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की बात कही। बीआरआई के जरिए चीन खुद को मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जोड़ना चाहता है।
जबकि आईमेक भारत से अरब और यूरोप तक व्यापार के लिए एक नया रूट है। चीन समुद्री रास्तों के जरिए अफ्रीका तक भी पहुंचना चाहता है, जबकि आईमेक में रेल, रोड और शिपिंग कॉरिडोर हो। BRI नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने और जोड़ने की कोशिश चीन की रही है, जबकि भारत से UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल तक सामान जाएगा आईमेक रूट के जरिए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश जाने और यात्रा की जो पूरी तैयारी थी और पूरी कोशिश जो है वो ये है। इसलिए घूम रहे हैं, इसीलिए गए हैं। इजराइल से सी रूट के जरिए सामान यूरोप पहुंचेगा, जिसका ये पूरा रोड मैप तैयार है और इस पूरे रास्ते में मुख्य भूमिका रेल मार्ग और समुद्री जल मार्ग की हो। इटली जैसे देश भारत के आईमेक प्रोजेक्ट के लिए कितना जरूरी था और यूरोप ने क्यों इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया, अब ये आपको समझाता हूं। हुआ यह कि यूरोप के कई देश सालों से चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करना चाहते थे, इसलिए इटली भारत के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। अब इटली का ट्रेस्टेड बंदरगाह जो है आईमेक का हिस्सा बनेगा और यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इटली भूमध्य सागर को मध्य पूर्वी यूरोप और बाल्कन से जोड़ेगा। BRI के साथ इटली 2019 में जुड़ा था, लेकिन आईमेक प्रोजेक्ट लागू होने के बाद इटली BRI से अलग हो गया। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे थे, तब वहां मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे, जय श्री राम के नारे गूंजे। पहले इसे सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस वीडियो के जरिए राहुल को कैसे जवाब दिया है। कलगीधाम के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब ननिहाल में भी मोदी मोदी हो गया है। अब कहां जाओगे, ये राहुल गांधी के लिए तंज कस रहे हैं। वो चुनाव में पीएम मोदी के सामने चारों खाने चित होने के बाद अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया है। राहुल गांधी आज रायबरेली में थे, जहां उन्होंने फिर वही पुराना राग अलापा कि पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कह दिया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी से कोई पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे गद्दार हैं, बता दीजिए, तो इसका उत्तर क्या देंगे राहुल गांधी? कि उन्होंने 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, या फिर राम मंदिर के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी कि कितनी जल्दी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, वहां की सरकार ने ताकत लगा दी। क्या जवाब देंगे भाई? देश पूछेगा ना कि देश के प्रधानमंत्री को गद्दार आप कह रहे हैं, तो बताइए ना मोदी कैसे गद्दार है। पीएम मोदी को गद्दार कहने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को जवाब दिया। नितिन नवीन ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का राहु बताते हुए कहा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी होगी। सुनिए नितिन नवीन ने आज क्या कहा। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। सियासत में विरोध की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन राहुल गांधी जब जब बोलते हैं तो लक्ष्मण रेखा लांघ देते हैं।
राजनीति की भाषा अलग होती है, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर पर्सनल हो जाते हैं। तो पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी व्यक्तिगत हमले करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको एक बार याद दिला देता हूं, 2019 लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी ने नारा दिया था कि याद है आपको, चौकीदार चोर है। बिना ठोस सबूत के आरोप लगाया कि राफेल डील में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया। राहुल गांधी को बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ गई थी भाई। उसके बावजूद राहुल गांधी समझने को तैयार नहीं। कितनी बेइज्जती हुई सोचिए राहुल गांधी की, उसके बावजूद अभी भी राहुल गांधी रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी भाषा नहीं बदली है। हद होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप माफी मांगा है, उसके बाद भी आप ये सब बातें कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कह दिया था कि मोदी चोर हैं। कर्नाटक के कोलार में 2019 के चुनाव की रैली के दौरान उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया था, आपको याद होगा। यह कहा था उन्होंने कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है, क्यों है, यह उन्होंने कह दिया था। और इस मामले में भी राहुल गांधी पर मानहानि का केस चला था। 2023 में सूरत कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुना दी। राहुल गांधी पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। कई बार कह चुके कॉम्प्रोमाइज पीएम, कॉम्प्रोमाइज पीएम। यह बात उन्होंने यूएस डील, अडानी और इंडो यूएस डील को लेकर कही थी। कहा था कि मोदी अब भारत के पीएम नहीं रहे, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें सरेंडर मोदी कह दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिकी दबाव के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतियां अपनी बदल दी। इसके लिए राहुल गांधी ने नाम नरेंद्र काम सरेंडर जैसे तंज का इस्तेमाल किया था। इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल करते। भाई नुकसान होता है इससे कांग्रेस को। कब समझेंगे राहुल गांधी ये सब बात? मतलब कभी भी सार्थक आलोचना राहुल गांधी नहीं करते। इसके पीछे कोई ठोस सबूत हो अगर जो आप कह रहे हैं तो भाई दिखाइए, कोई ठोस आधार हो तो बताइए। लगता है जैसे मोदी के आगे नहीं निकल पाने की वजह से ये खुन्नस होती है, और वो कैसे शब्दों में किस तरीके से निकल जाए ये राहुल गांधी को भी नहीं पता होता है शायद। क्योंकि पर्सनल खुन्नस में ही आदमी आपा बार बार खोता है, जो राहुल गांधी खोते रहते। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा। राहुल गांधी की भाषा माओवादी, मुस्लिम लीग और अर्बन नक्सल जैसी है। सुनिए कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। राहुल गांधी की पार्टी को पाकिस्तान बैक करता है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अंदर है। इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद हो जो कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा पार्टी कहता हो, या हर आतंकवादी या पाकिस्तान के अंदर बैठा हर सरगमा हो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर चाहता हो, हर देश विरोधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चट्टान के रूप में है। इसीलिए हर देश विरोधी या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहता है या उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। आपको पता है कि राहुल गांधी जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसका असर क्या होता है? मैं बता देता हूं, याद दिला देता हूं आपको। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करीब 99 चुनाव हार चुकी है। एक चुनाव और अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो जाए तो शतक लगा देंगे भाई साहब। कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट लगातार गिरता जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के अंदर भी कई बार उनके खिलाफ विरोध के सुर उठे हैं, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे। उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, सरकार को कोसना और पीएम मोदी को नीचा दिखा। आप देखिए कि यह सिलसिला कब से चला आ रहा है। 2014-15 में राहुल गांधी ने मोदी को सूट बूट वाली सरकार कह दिया था। तब पीएम मोदी के ओबामा के साथ सूट वाली एक तस्वीर का जिक्र किया था उन्होंने। उस वक्त बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने का आरोप राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया। 2022-23 में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे। सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसान विरोधी बताते हुए पीएम मोदी को डरपोक और विभाजनकारी बता दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों में बीजेपी को लोकतंत्र वर्सेस लूट तंत्र कहा था। इसके साथ बीजेपी पर फर्जी राष्ट्रवाद और संस्थाओं पर कब्जे का आरोप भी लगा दिया था। अब जब जब पीएम मोदी ने पेट्रोल सोना बचाने की अपील की है पिछले कुछ दिनों में, तो इसे सरकार की नाकामी राहुल गांधी कह दे रहे हैं। अरे दुनिया भर में संकट है, दुनिया भर परेशान है, लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। इधर प्रधानमंत्री अगर प्लान कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा करें जिससे संकट से बचा जा सकता है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए या फिर कोई रास्ता दिखाना चाहिए।
कि बाहर से बैठकर कुछ ही बोलते चले जाएंगे। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान के बाद मोदी विरोधी सभी पार्टियां एक लाइन पर चल पड़ी।